हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने चैप्टर को आगे परस्यू करने वाले हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आज हम करेंगे अ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फर्स्ट आपका जो यूनिट है, मतलब चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, हम उसकी शुरुआत करेंगे। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ही आपको जो हेडिंग दी है उसमें बताया गया द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आपको पता है कि उसकी स्टार्टिंग क्या है, अराउंड 1789 में हो चुकी थी। ठीक है ना, फ्रांस में। और उसके बाद क्या एक बहुत लंबा टाइम पीरियड वहां पे पूरे रेवोल्यूशन कर रहा था, जिसकी वजह से यूरोप के बाकी एरियाज में भी क्या है, जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुए और बहुत ज्यादा चेंजेस आने शुरू हुए थे। अगर हम बात करें 1789 की, तो वहां पर क्या है, फ्रांस में उससे पहले फ्रांस में वहां पे क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की। दैट मीन्स कि वहां पर एक राजा का शासन चलता था। राजा अपने अकॉर्डिंगली सारे काम करते थे, अपनी आर्मी के अकॉर्डिंगली लोगों से टैक्स लेते थे, उनको बहुत ज्यादा सप्रेस करते थे। तो इस तरीके से वहां पे क्या, इसी तरीके का एक माहौल था और सारी जो पावर थी वो राजा के पास थी। लेकिन जब 1789 का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद क्या है, फ्रांस में काफी सारे चेंजेस आने शुरू हुए थे। तो कौन कौन से ऐसे चेंजेस थे जो वहां पे आने शुरू हुए? सबसे पहला और बहुत बड़ा चेंज कौन सा था? पावर शिफ्टिंग। ठीक है, मतलब जो पावर थी वो एक ग्रुप, दैट मीन्स कि एक पर्सन के हाथ से निकलकर कहां चली गई थी, ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास। दैट मीन्स कि फ्रेंच लोगों के पास, वहां के नागरिकों के पास, वहां के सिटीजन्स के पास क्या है, पावर शिफ्ट ऑन हो जाती है। सेकेंड चीज है एम्फेसाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री, दैट मीन्स पितृभूमि एंड द लॉ सेक्योर। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था एक तरीके से कि जो सोसाइटी है ना, उसमें क्या है, एकता पर, मतलब एक तरीके से जो कॉमन सोसाइटीज है वहां पे जो सारे सब लोगों के जो थॉट है वो कॉमन थॉट्स के ऊपर एक तरीके से एम्फेसाइज किया गया था, फोर्स डाला गया था। देन रॉयल फ्लैग जो था ना, वहां का रॉयल फ्लैग, दैट मीन जो राजा महाराजा अपना एक झंडा यूज करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया था न्यू फ्रेंच फ्लैग के थ्रू। आपको न्यू फ्रेंच फ्लैग यहाँ पे नीचे बॉटम पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उसका कलर क्या था, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। ये क्या था, वहां का न्यू फ्रेंच फ्लैग था। ठीक है, जो वहां पर यूज किया गया। नेक्स्ट था वहां की जो नेशनल लैंग्वेज थी पूरे एरिया की, वो क्या डिक्लेयर कर दी गई, फ्रेंच। ठीक है, कि वहां पर चाहे कोई भी लोग रहते हो, मतलब किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले चाहे वहां पर लोग रहते हो, सभी को वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोलनी होती थी, फ्रेंच। ठीक है ना, तो फ्रेंच मतलब एक तरीके से वहां की कॉमन लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज बना दी गई। देन इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर सिस्टम इन फ्रांस। ठीक है, कि पूरे फ्रांस में अगर आपको कहीं पर भी कोई ट्रेडिंग करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आपको कॉमन सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, अलग जगह पर ना अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम था, जिसकी वजह से क्या होता था, लोगों को कई बार कई जगहों पर बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाता था, जिससे उनको काफी ज्यादा लॉस होता था, उनका टाइम वेस्ट होता था। ठीक है ना, तो ये है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वॉज एबॉलिश्ड, मतलब जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी ना, उन सबको हटा दिया गया था। ठीक है, तो वो सब क्या कर दी गई, हटा दी गई थी। देन सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। दैट मीन्स आपको पहले भी बताया था कि जब मोनार्की होती है ना, वहां पे सारी पावर किसके हाथ में होती है, राजा के कंट्रोल में। अब वो पावर वहां से हट गई थी, छिन गई थी उनसे, तो अब क्या कर दिया गया था, एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया गया था, जिनमें लोगों के अकॉर्डिंगली, मतलब उनकी एक पार्टी, उनका एक ग्रुप, उनकी एक असेंबली बनाई गई थी, जिनके अकॉर्डिंगली पूरे जो उनका क्या नाम है, फ्रांस है, उसको रूल किया जाता था। देन न्यू नेम ऑफ नेशनल असेंबली, वहां पर एक जो नेशनल असेंबली थी उसका भी नाम चेंज कर उसको क्या कर दिया गया था, स्टेट जर्नल कर दिया गया था। इस नेशनल असेंबली में कौन से लोग होते थे, जो नॉर्मल सिटीजन थे, जो इलेक्ट किए जाते थे ना, वही लोग उसके मेंबर बनते थे। ठीक है, देन इसके बाद और कौन से चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं, नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस स्टार्ट हेल्पिंग अदर यूरोपियन सोसाइटी। मतलब फ्रांस के जो लोग थे ना, उन्होंने देखा कि भाई हम लोगों ने अपनी कंट्री में तो चेंजेस हम ला पा रहे हैं, है ना, अपने यहाँ पे तो हम रेवोल्यूशन को सक्सेसफुली फुलफिल कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, बाकी जो यूरोपियन सोसाइटी थी वहां के लोगों की भी हेल्प करनी शुरू की। तो इसी तरीके से फ्रेंच आर्मी थी, उसने क्या बहुत सारी जगहों पे अलग अलग राष्ट्रों में भी, अलग अलग नेशंस में एंटर करना शुरू किया, लाइक बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, हॉलैंड में, इन सारी जगहों पे क्या है 1790 के अराउंड उन्होंने क्या है एंटर करना शुरू कर दिया। और वहां पर क्या है, इसी वजह से उन्होंने वहां पर घुसकर, वहां पर एंटर कर काफी सारे एरियाज को कैप्चर करना और वहां पर क्या एक तरीके से
रिवोल्ट करना, मतलब लोगों को अवेयर करना, ठीक है ना, शुरुआत उसकी कर दी थी। इसी के साथ साथ वहां पे क्या है, जब आपको पता है कि लोग उनसे ही ज्यादा मोटिवेटेड हैं फ्रांस के लोगों से, तो न्यू जैकोबिन क्लब्स भी एस्टैब्लिश हुए। आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन क्लब्स एस्टैब्लिश हुए थे, जिसमें लोग इकट्ठे होते थे, मिलते थे, मीटिंग करते थे, स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते थे कि कैसे हमें अपने रेवोल्यूशन को आगे परस्यू करना है। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती थी। तो इसमें भी क्या किया गया कि नए जैकोबिन क्लब यूरोप के बाकी हिस्सों में एस्टैब्लिश हुआ। किसने किए? स्टूडेंट्स ने एंड मिडिल क्लास। मैंने आपको लास्ट टाइम हम बताया था ना कि कुछ कॉजेस थे जिसकी वजह से पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन आया था। तो मिडिल क्लास, ठीक है ना, तो अब स्टूडेंट्स है, दैट मींस कि पढ़े लिखे बच्चे, मतलब पढ़े लिखे लोग, जिनको क्या है कि एक मतलब एक राजा के अकॉर्डिंगली चलना, ओके, एंड इनइक्वालिटी जो होती है सोसाइटी में वो पसंद नहीं होती। तो इसी वजह से इन लोगों ने अपने क्लब्स एस्टैब्लिश किए। इसके अलावा और भी थोड़े छोटे मोटे चेंजेस वहां पर हुए थे, जैसे कि नई नई एक तरीके से वहां के कुछ राष्ट्रगान लिखे गए, ठीक है, और वहां की कुछ स्तुतियां थी, उनकी रचना की गई। वहां पे बहुत सारी शपथ ली गई, कस्में ली गई, ओथ वॉज टेकन, और वहां के जो भी एक तरीके से शहीद लोग थे ना, जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जिनकी डेथ हुई थी, उन सबको याद किया गया। तो ये सारे ही चेंजेस हमें वहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद एंट्री होती है, और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया रॉयल फ्लैग को रिप्लेस किया था। रॉयल फ्लैग की पिक आपको भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूं। एंड इस सारे इंसिडेंट के बाद एक बहुत कहते हैं ना, एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसको कि आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं, जो कि अभी आप देखेंगे, आपको पिक के थ्रू दिखाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए कि हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी। यस, द फेमस नेपोलियन बोनापार्टे, जिसको हम किसके नाम से, नेपोलियन के नाम से भी याद रखते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि जो फ्रांस की जो आर्मी थी वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज में जाकर वहां पर युद्ध कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, और वहां पर भी क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म को एस्टैब्लिश या फिर उसको लेकर उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इसी के साथ क्या है, बहुत मेजर चेंज आता है हमारे क्या नाम है इसमें यूरोप के अंदर। वो क्या है कि जो फ्रांस है ना, वहां पर कौन आ जाते हैं, नेपोलियन, ठीक है। तो नेपोलियन क्या करते हैं, कुछ मेजर चेंजेस अपने साथ लेकर आते हैं, जो कि पहले भी फ्रांस में क्या है आ चुके थे, ठीक है। और पहले हम इनके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं नेपोलियन के बारे में। अगर नेपोलियन के बारे में हम देखें तो उनका बर्थ कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 को इनका जन्म हुआ था। एंड इनकी डेथ कब हुई थी, 5 मई 1821 को इनकी डेथ हुई थी स्टमक कैंसर की वजह से, ओके, ऐसा कहा जाता है। इनका बर्थ प्लेस अगर हम कहें तो वो कौन सा है, फ्रांस है। फ्रांस में ये इनका जन्म हुआ था, और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक रूल भी किया था, और ये वहाँ के फ्रेंच मिलिट्री में भी रहे थे, और एक बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर भी वहाँ के ये रहे थे, ओके। एंड देन कुछ मेजर चेंजेस इन्होंने वहाँ पर किए। वो क्या थे, पहली चीज, ये रूलर ऑफ फ्रांस थे। कब से लेकर कब तक, 1719 से लेकर 1850 तक इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर रूल किया था। दूसरा सबसे बड़ा चेंज क्या था, री एस्टैब्लिश्ड मोनार्की इन फ्रांस, मतलब जो फ्रांस में एक तरीके से मोनार्की सिस्टम को खत्म किया गया था ना, उसको इन्होंने दोबारा से री एस्टैब्लिश करने का काम वहां पर किया था, ठीक है। देन क्या किया था, एक तरीके से अब आपको पता है कि तुम्हारा मोनार्की आ रही है, दैट मीन्स नेपोलियन का रूल आ रहा है, तो सारी पावर किसके हाथ में है, नेपोलियन के हाथ में है। तो ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट पावर इनके पास थी, ओके। एंड देन आप देखेंगे कि इनकी जो 2 फेमस वॉर हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी कह सकते हैं हम, वो किसके सबसे पहली वाली वॉर कब हुई थी, 1813 में हुई थी इनकी, ठीक है, जो 16 से लेकर 19 अक्टूबर तक चली थी 1830 में। और ये किसके साथ हुई थी, इसकी अलाइड पावर्स के साथ। अलाइड पावर्स क्या है ये आपको मैं बताऊंगी अभी इस वीडियो के एंड में। आप इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आपको जरूर बताऊंगी कि अलाइड पावर्स क्या थी। वैसे बेसिकली ये आपका जो वर्ल्ड वॉर्स हुए थे ना, उनके ड्यूरेशन के टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा यूज किया गया था, मतलब इन दोनों ही पावर्स के बीच में जो वॉर था वो था, ओके, वी विल डिस्कस लेटर। तो अलाइड पावर्स ने इसको हराया था यहाँ पर, किसको, नेपोलियन को। अलाइड पावर्स में बेसिकली 3 मेन कंट्रीज थी उस टाइम पे, कौन था, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड पर्शिया। इन्होंने मिलकर किसको हराया था, नेपोलियन को 1813 में हराया था। कहाँ पर, लिप्जिंग वॉर में, ठीक है। ये कहाँ पे है, सैक्सोनिक किंगडम में है, जो एक तरीके से कह सकते हो बाद में जर्मन किंगडम के अंडर में आता है, ओके। देन जो इनकी लास्ट वॉर भी आप कह सकते हो, जिसके बाद इन्होंने कोई लड़ाई नहीं की। 1830 के बाद तो उन्होंने फिर भी कोशिश की थी कि फ्रांस को अपने कंट्रोल में रखा और कुछ लड़ाइयां लड़ी, लेकिन 1815 में जो इनकी सबसे लास्ट जो लड़ाई है, 18 जून 1815 को
जिसको कि हम याद रखते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, जनरली अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिर हर जगह पर यही पूछा जाता है कि नेपोलियन की लास्ट वॉर कौन सी थी, तो वही है बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, अब वाटरलू क्या एक प्लेस का नाम है जो कहाँ पर है, बेल्जियम में, जो किसका पार्ट है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है ना, एट दैट टाइम नीदरलैंड्स। ओके, एक अब हम डिस्कस करते हैं नेपोलियन क्या लेकर आया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया था अपने टाइम पीरियड में फ्रांस में, उसको हम बोलते हैं, उसने इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियनिक कोड। ठीक है, नेपोलियनिक कोड कब इंट्रोड्यूस किया, 1804 में, जिसको हम सिविल कोड के नाम से भी याद रखते हैं। क्या क्या मेजर चेंजेस ये इसमें वो लेकर आए थे। सबसे पहला क्या है आपका, एबॉलिशमेंट ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ राइट। दैट मीन्स कि जन्म के साथ ही आपको जो भी प्रिविलेजेस, जो भी फायदे मिलते हैं ना, इन सबको इसने खत्म किया। जैसे आपने देखा था कि फ्रांस में क्या था, जो अलग अलग स्टेट्स थे ना, उसमें क्या नाम, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को टैक्स पे नहीं करना होता था, क्योंकि उनकी आने वाली जनरेशन भी जो उसमें जन्म लेगा वो टैक्स पे नहीं करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी फॉर फ्रेंच सिटीजन्स। आपको पता है प्रॉपर्टी को लेकर भी वहां पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस थे कि कौन प्रॉपर्टी रख सकता है, कितने एज ग्रुप के लोग प्रॉपर्टी रख सकते हैं, तो उसको भी इसने खत्म किया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर है, इसने ये इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इसने क्या किया, आपको पता है उस समय फ्रांस क्या था, बहुत बड़े एरिया में स्प्रेडेड था, तो इतने बड़े एरिया को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को थोड़ा सा आसान कर दिया। आसान कैसे किया, जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल लेवल गवर्नमेंट है, इसी तरीके से उसने वहां पर भी इंट्रोड्यूस किया, लोकल गवर्नमेंट्स बनाई। ठीक है ना, जो सब क्या करते थे, फिर रिपोर्ट करते थे, जो उसकी पार्लियामेंट्री थी ना एक तरीके से, उसको रिपोर्ट करते थे। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इसने इतना अच्छा कर दिया ना कि जितने भी ट्रेडर्स थे ना, मतलब बिजनेसमैन थे, जो भी थे, उन सबको क्या है, किसी भी तरीके से बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, और उनको सबको जो नेपोलियन है वो बहुत अच्छा लगा कि भाई उनके फायदे के लिए काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन विद हिज पोर्ट्रेट। ठीक है, तो इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन विद हिज पोर्ट्रेट, मतलब इसने गोल्ड, सोने के सिक्के वहां पर चलाए थे। ठीक है, और जिस पर किसने अपनी खुद की जो पिक्चर है, मतलब अपनी जो फोटो है, उसको प्रिंट करवाया था। ठीक है, कार्व करवाया था, कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट इन ऑल फ्रेंच कंट्रोल, मतलब ये जितने भी रूल्स है ना, जितने भी सारे क्या नाम है चेंजेस थे, वो सारी जगहों पर इंप्लीमेंट किए गए, जो जो एरियाज फ्रेंच कंट्रोल में आते थे, लाइक डच रिपब्लिक, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन सारी जगहों पर इनको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट, रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन गिल्ड्स ऑन टाउन, कि जो गिल्ड्स थे ना एक तरीके से, उनके ऊपर जो भी, मतलब गिल्ड्स क्या होती है, जो होता है ना वर्कर्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, उनकी एक श्रेणी होती है, उसको हम बोलते हैं कारीगरों की, वर्कर्स की, शहरों में होती थी, तो उनके ऊपर से सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई। नेक्स्ट है एबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड सर्फडम, मतलब जो भी फ्यूडल सिस्टम था ना, मतलब एक तरीके से जिसको हम बोल देते हैं जागीरदारी प्रथा, ठीक है, या भूदास्तु, मतलब एक तरीके से पहले नहीं होता, लोगों को गुलाम बना के रखते थे, वो सारी चीजें भी इसने हटा दी। एंड एक कॉमन करेंसी वहां पर इंट्रोड्यूस की, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंक। ओके, तो ये कुछ मेन चीजें थी जो नेपोलियनिक कोड के अंदर उसने इंट्रोड्यूस की थी। ओके, अब इतनी सारी चीजें होंगी तो उसके कुछ रिजल्ट भी होंगे। अब चलिए हम वो देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ लिया था, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि रिजल्ट्स क्या थे उसके नेपोलियनिक कोड के। तो कुछ मेन रिजल्ट थे, जैसे सबसे पहला तो क्या था, इसकी वजह से जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। हर जगह पे एक जैसे लॉज थे, कानून थे, तो उससे क्या हुआ था कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता था। कॉमन करेंसी थी, तो सभी को लगता था कि अब क्या है, हम लोगों को कहीं पर भी जाना, ट्रेडिंग करना है, तो कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब अगर देखें तो इसके जो इनिशियल रिजल्ट्स है, मतलब स्टार्टिंग में तो होता नहीं कि सारी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो सेम इसमें भी हुआ कि सबको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, फिर अलग अलग जगहों से लोगों के क्या मल्टीपल रिएक्शन निकलकर सामने आने लगे। ठीक है ना, तो अलग अलग जगहों से, जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, इन सारी जगहों से, और भी कुछ शहर हैं, मतलब तो वहां से जैसे ब्रुसेल्स है, मेज है, मिलान है, इन सारे ही जगहों से अलग अलग रिएक्शन लोगों के देखने को सामने मिले थे आपको, जिसमें क्या नाम है, एक कॉमन चीज सामने आई कि धीरे धीरे ये जो रिएक्शन थे ना, वो राइवलरी, मतलब एक दुश्मनी में कन्वर्ट हो गए। मतलब लोग नेपोलियन बोनापार्टे पहले तो सपोर्ट में थे, लेकिन धीरे धीरे उसके अगेंस्ट हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उसने सेंसरशिप लगा दी, इन टैक्सेस इंक्रीज हो गए, क्योंकि कॉमन टैक्सेशन सिस्टम हो गया ना एक तरीके से, तो उसकी वजह से क्या हुआ, टैक्सेस इंक्रीज हो गए। जो उसकी जो आर्मी थी उसमें उसने क्या कर दिया, लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो एक तरीके से जो लोग कल तक उसका वेलकम कर रहे थे, वो सारे लोग इसके क्या गए, क्या बन गए, दुश्मन बनते चले गए। क्यों?
धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, तो सारी जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो खत्म होती जा रही थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, बहुत ज्यादा चेंजेस क्या है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ था, सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ, इसको नेपोलियन का हुआ। और यही रीजन है कि मैंने आपको दिखाया था कि 1813 की एक वॉर हुई थी, ठीक है, जो कहाँ पर हुई थी, एक तरीके से लिप्सिंग में हुई, लिप्तिसिंग में हुई थी, ठीक है ना। ये सेफर्डम क्या नाम है डायनेस्टी है, वहां पे एक रीजन है। तो इसमें आपकी पिक में क्या नाम है, पिक में नेपोलियन बोनापार्ट को एक ऐसा पोस्टमैन दिखाया गया डाकिया के तौर पे, जिसमें क्या दिखाया कि उसके बैग से ना बहुत सारी जो होता है एक तरीके से जैसे लेटर्स हैं वो गिर रहे हैं। वो लेटर्स क्या एक तरीके से वो सारे प्लेस है जो 1813 के बाद से नेपोलियन बोनापार्ट हारते चले गए थे, ठीक है। तो उन सारे लेटर्स पे क्या है, उन्हीं प्लेसेस के नाम, तो उन सारे प्लेसेस के क्या नाम लिखे हुए जो वो धीरे धीरे हार गए थे, और उससे क्या नाम है एक तरीके से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आपकी बुक में एक मैप दिया गया है वियना कांग्रेस के बारे में, ठीक है। 1815 की वियना कांग्रेस हुई थी उसके बारे में। तो इसके बारे में वैसे आपकी बुक में कुछ ज्यादा नहीं दिया गया, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, जिसकी वजह से आपको हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। वियना कांग्रेस क्या थी, बेसिकली एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें क्या नाम है बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और ये कहाँ पर रखी गई थी, वियना में। वियना क्या थी, उस टाइम पे ऑस्ट्रिया की कैपिटल थी, ठीक है। और ये जो एक तरीके से मीटिंग थी वो कब रखी गई थी, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था ना, मतलब एक तरीके से फ्रांस जो होता है उसका जो पूरा एक तरीके से टेरिटरी थी वो उसके हाथ से निकलती जा रही थी। तो उसके बाद ये मीटिंग रखी गई थी, और इसमें क्या अलग अलग जो भी यूरोपियन स्टेट से उसके एम्बेसडर्स को बुलाया गया था। इसमें इसको चेयर करने वाले, मतलब एक तरीके से हेड एक तरीके से कह सकते हो कि ये मीटिंग कंडक्ट किसने की थी, ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन थे, चांसलर थे वहां के कैलमेंस वॉन मैट्रिंज, इन्होंने इसको कंडक्ट किया था। इसके अलावा भी 3 मेन लीडर्स थे, रशिया के थे अलेक्जेंडर, जार अलेक्जेंडर, देन इंग्लैंड के थे कैसलर, एंड फ्रांस के थे हेनरी टायलर। ये जो इंग्लैंड एंड फ्रांस के हैं दोनों को वहां के क्या थे, एक तरीके से फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है। अब ये मीटिंग क्यों रखी गई, इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके पीछे 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, कि जो भी प्लेसेस थे ना जो नेपोलियन ने छीन लिए थे, वहां पर क्या था एक तरीके से दोबारा से अपनी पावर रीएस्टैब्लिश करना, दोबारा से वहां पर क्या है, क्या नाम है एक तरीके से लोगों को अपने अकॉर्डिंगली चलाना। देन द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, मतलब जिन जिन एरियाज को जिससे नेपोलियन ने छीना था उनको दोबारा वापस कर दिया, ठीक है, कि आप लीजिए अपने प्लेसेस और अपने आप यहाँ पर रूल कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे इसमें बुर्बो डायनेस्टी है, बर्बन डायनेस्टी, उसको दोबारा से क्या है वहां के राजा को एक तरीके से दे दिया गया था। देन था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट में क्या था कि इसमें डिसाइड किया गया कि जहां जहां के लोगों ने जिस लोगों ने जो भी लोग थे जिन्होंने क्या कहते हैं नेपोलियन को सपोर्ट किया था, उन सबको क्या दी गई, पनिशमेंट। और जो लोग उसके अगेंस्ट थे, मतलब एक तरीके से वहां के रूलर्स को फेवर कर रहे थे, नेपोलियन के खिलाफ थे, उन सबको क्या दिए गए, रिवॉर्ड्स दिए गए, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे, पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, नेपोलियन को खत्म कर दोबारा से जैसे सारी चीजें चल रही थी उन सबको चलाना। मैंने आपको कहा था इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सेस पावर एंड एलाइड पावर बताऊंगी कौन सी। एक्सेस पावर आपकी आती है जिग, इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं हम, जिग। दैट मीन्स जर्मनी, जापान एंड इटली, ठीक है। तो ये 3 मेन पावर्स थी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे क्या इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देन है अलाइड या फिर एलाइज, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, यूएस, ठीक है, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये 3 मेन थे। वर्ल्ड वॉर 2 पे इनका मेन रोल था, ठीक है ना। तो ये मेन आपके हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बट आई होप सो कि आप इसको पूरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रैक्टिस वो कर रही है तो इससे उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक स्टूडेंट्स।